गुड इवनिंग एंड वेलकम। एक मिनट में आवाज़ चेक कर लूँ। सो आई थिंक एवरीथिंग इज़ ओके। ओके, आवाज़ आ रही है, मैंने चेक कर ली। ठीक है, और लगभग कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा एक्चुअली 7 बजे की क्लास मैंने शेड्यूल की थी, तभी एक फ़ोन आ गया जिस फ़ोन की वजह से मुझे 15 मिनट के लिए निकलना पड़ा, इसलिए मैंने 7:15 की। और जैसे ही आकर के मैं क्लास ले रहा था, मीन्स की क्लास लाइव करने की कोशिश करने लगा, उसी समय कुछ अजीब सी चीज़ें मेरे ऐप के साथ होने लगी। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें घटित होती हैं जो हम खुद नहीं समझ पाते हैं। सो कोई बात नहीं, नाउ आई एम लाइव। ठीक है, और आज का जो क्लास होगा हम लोग डिस्कस करेंगे रोमांटिसिज्म। ठीक है, कल की क्लास में हम लोगों ने नियो क्लासिसिज्म डिस्कस किया था। एक कोई क्वेश्चन मुझसे किसी ने बाद में पूछा था, लेट्स सी, एक मिनट उस क्वेश्चन का आंसर मैं एक बार फिर से दे दूं। ठीक है, तब उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। हाँ, मिल गया मुझे, व्हाट्सएप पर पूछा था। क्वेश्चन कहाँ गया भाई? रियलिज्म, गायब हो गया क्वेश्चन ही। चलिए, नहीं, जिसने पूछा था फिर से पूछिएगा प्लीज़। ठीक है, ताकि हम गायब हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब कभी कभी चैट इधर उधर हो जाती है। तो क्वेश्चन, सर सेकंड सेमेस्टर का कोर्स ऐप पर चलेगा? ठीक है, चलिए कोई नहीं उस क्वेश्चन पर बाद में बात करेंगे। आज कंटिन्यू करते हैं रोमांटिसिज्म। ठीक है, और अगर किसी का क्वेश्चन है, मींस कि न्यू क्लासिसिज्म से रिलेटेड किसी क्वेश्चन रह गया है, तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। बाकी की चीज़ें हम लोग रोमांटिसिज्म स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हैंड रेज करने का ऑप्शन मैंने अभी से दे रखा है, बीच में भी आप कुछ पूछना चाहेंगे तो पूछ सकेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या स्थिति भाई। रोमांटिसिज्म, तो रोमांटिसिज्म, ठीक है, व्हाट इज, सबसे पहले दो सवाल आपके दिमाग में या मेरे दिमाग में या किसी के भी दिमाग में आ सकते हैं। कि पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज रोमांटिसिज्म। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, व्हाट इज रोमांटिसिज्म। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, ये वर्ड जो है रोमांटिक, व्हाट इज मीनिंग। ठीक है, मतलब इसका रोमांटिक वर्ड का मीनिंग क्या है, एंड व्हाट इज रोमांटिसिज्म, और रोमांटिसिज्म है क्या। ठीक है, ये दोनों जो है अपने आप में बड़े प्रश्न हैं जो सबके दिमाग में सबसे पहले आते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें रोमांटिसिज्म का, देन रोमांटिसिज्म हैव लॉट ऑफ मीनिंग इन इटसेल्फ। ठीक है, पहली बात, अगर वर्ड रोमांटिक की बात करें तो वर्ड रोमांटिक हैज लॉट ऑफ मीनिंग इन इटसेल्फ। ठीक है, जैसे उनमें से अगर बात करें, एक क्रिटिक थे एफ एल ल्यूकस। ठीक है, नाम उनका था एफ एल ल्यूकस। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी है, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमांटिक आइडियल, पब्लिश हुई थी 1948 में। इन दिस बुक ही हैज गिवन 11,396, कितने, लंबी गिनती है, 11,396 definitions of the word romantic and romanticism। ठीक है, तो एक तो सिंपल सा, और एक दूसरे अमेरिकन स्कॉलर थे मिस्टर ए ओ लवजॉय, उनका भी नाम याद रखिएगा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मीनिंग ऑफ रोमांटिसिज्म। तो ये दो नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। एंड ए ओ लवजॉय हैज ऑब्जर्व दैट द वर्ड रोमांटिक हैज come to mean many things that by itself it mean nothing at all। मतलब इन्होंने क्या कहा भैया, कि वर्ड रोमांटिक हैज कम टू मीन सो मैनी थिंग। ठीक है, कि ये जो वर्ड रोमांटिक है उसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं, एंड दैट बाई इटसेल्फ
और इसका अपना इट मीन्स नथिंग एट ऑल, और वास्तव में इसका अपना कोई मीनिंग नहीं है। जिस चीज का बहुत ज्यादा मीनिंग निकलने लगे तो फिर उसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, बात क्लियर? आगे देखेंगे द वैरायटी ऑफ इट्स एक्चुअल एंड पॉसिबल मीनिंग एंड connotations reflect the complexity and multiplicity of यूरोपियन रोमांटिसिज्म। ठीक है, तो अगर एक दूसरे तरीके से बात करें तो यहाँ जब रोमांटिसिज्म की हम लोग बात करते हैं देन वी टॉक अबाउट यूरोपियन रोमांटिसिज्म। ठीक है, बाकी रोमांटिक और रोमांटिसिज्म के लॉट ऑफ मीनिंग्स हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर पर्टिकुलर किस मीनिंग की बात करते हैं? वी टॉक ऑफ द मीनिंग दैट इज defined in the matter of that is defined in the relation of यूरोपियन रोमांटिसिज्म। ठीक है, तो यूरोपियन रोमांटिसिज्म जो है उसके पर्सपेक्टिव से हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं और उसी के पर्सपेक्टिव से हम लोग यहाँ पर रोमांटिसिज्म को समझेंगे। ठीक है, एंड इन क्लासिक रोमांटिक एंड मॉडर्न 1961 एक दूसरे क्रिटिक हैं बर्जुन। ठीक है, क्रिटिक examples of synonymous uses of romantic which show that it is perhaps the most remarkable example of the term which can mean many things according to पर्सनल एंड इंडिविजुअल नीड्स। तो ये जो मिस्टर बार्जुन हैं इन्होंने अपनी बुक में इस बात को कहा कि इसके बहुत सारे सिनोनिमस यूज हो सकते हैं और अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल यूज। ठीक है, जैसे जैसे इसके इंडिविजुअल यूजेस होंगे वैसे वैसे इसके डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। ऐसा किसने कहा? मिस्टर बार्जुन। ठीक है, एक दूसरे क्रिटिक थे। तो ये थी बात मीनिंग की। एक्चुअली में रोमांटिक एक दूसरा सेंस होता है जिसमें आप रोमांटिक के सेंस में लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू मैरिज एंड लव एटसेट्रा एटसेट्रा। So, but in the sense of history, in the sense of literature, in the sense of movement, or in the sense that is European Romanticism, that is actually Romanticism is a revival, or Romanticism is a revolt, Romanticism is an idealist condition, Romanticism is Hellenism, and Romanticism has lot of qualities and things in itself। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो रोमांटिसिज्म अपने आप में इंक्लूड करता है। ठीक है, apart from all these things and meanings, if we talk about romanticism as period of history, romanticism यहीं से आप दोबारा क्यों लिखें रोमांटिसिज्म? दो बातें, एक एज मूवमेंट एंड एज पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, पर्टिकुलरली इंग्लिश। पर्टिकुलरली किस लिटरेचर में? इंग्लिश लिटरेचर में, एज अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, मीन्स की रोमांटिसिज्म को अगर हम लोग बात करें तो दो पर्सपेक्टिव में बात कर सकते हैं, दैट इज रोमांटिसिज्म एज मूवमेंट and the other thing is that romanticism as the period in the history of English literature। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में एज पीरियड एंड सेकेंड थिंग इज एज मूवमेंट। ठीक है, तो एज मूवमेंट एंड एज पीरियड ऑफ हिस्ट्री बोथ इट टेक्स प्लेस समटाइम्स आफ्टर द न्यू क्लासिसिज्म। न्यू क्लासिसिज्म के बाद आता है रोमांटिसिज्म and is can be seen as revolt and as a response against neoclassicism। ठीक है, तो romanticism can be seen as a response or as an as against neoclassicism। इसको एक जो है neoclassicism के अगेंस्ट एक मूवमेंट के रूप में देखा और समझा जा सकता है। क्लियर? और अगर पीरियड ऑफ हिस्ट्री की बात करें देन इट आल्सो अकर्स in the same time after neoclassicism, sometimes in the later 18th century, that may be the year in 1880s, that is 1884 or 1889। ठीक है,
उनके पीछे के रीजंस मैंने कल आपको बताए थे, 1884 and thereafter 1889 beginning of French Revolution, and finally the year 1898, the year of publication of the lyrical ballads by William Wordsworth and S.T. Coleridge. So एक तरीके से अगर हम लोग बिगनिंग की बात करें, that is in the later part of the 18th century, the romanticism begins as a period of history in the history of English literature. इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में एज पीरियड ये बिगिन होता है समटाइम्स इन लेटर 18th सेंचुरी, एंड ईयर्स में बी द ईयर 1889 आर अल्टरनेटिवली ईयर 1898. Especially in particular reference with the English literature, we must take the year 1898 because this is the year of publication of lyrical ballads, which can be considered or which is considered as the Magna Carta of Romanticism, and especially the preface that was published in 1800 by William Wordsworth. दिस प्रीफेस इज कंसिडर्ड एज मैग्ना कार्टा, मुखपत्र कहा जाता है, ठीक है, ऑफ रोमांटिसिज्म. ठीक है, तो यहीं से एक तरीके की रोमांटिसिज्म की बिगनिंग मानी जाती है, एंड इट एंड्स समटाइम्स इन 1830s और दैट इज 1850, सॉरी, हाँ हाँ 1830s और 1850. ठीक है, सॉरी 17 उधर हम ईयर्स कुछ कंफ्यूजन उल्टा बोल गए. 1784, 1780s, 1789 एंड 1798, वो जो ईयर्स मैंने 18 बोल दिया था उसको आप कंफर्म कर लीजिए. तो एज पीरियड ऑफ हिस्ट्री हम लोग इसकी बात करेंगे तो आप सीधा सीधा लिखेंगे 1898 टू 1850. ठीक है, अब यहां पर ध्यान में रखिएगा कि ये जो ईयर है 1850, ये जो है 1830, 33 और 37 भी सजेस्ट किया जाता है. ठीक है, अब इसके पीछे कई सारे तर्क हैं, अलग अलग तर्क हैं, लेकिन इसके पीछे का सीधा सीधा तर्क है कि द ईयर व्हेन विलियम वर्ड्सवर्थ डाइड. ठीक है, लेकिन अगर स्पिरिट ऑफ विक्टोरियनिज्म की बात की जाए देन इट बिगिंस समटाइम्स अर्लियर बिफोर 1850 because we can consider the year 1837 when Queen Victoria came to the throne in England. जब क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की जब क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की इम्प्रेस बनी, जब क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की जो महारानी बनी, ठीक है, द ईयर 1837 जब से विक्टोरियनिज्म एक बिगनिंग मानी जाती है. ठीक है, प्रॉपर बिगनिंग मानी जाती है अगर पर्टिकुलर ईयर की बात करें, बट एज अ स्पिरिट, एज मूवमेंट, इट बिगिंस सम ईयर्स प्रायरली. ठीक है, कुछ साल पहले भी इसकी बिगनिंग मानी जाती है बाय द हिस्टोरियंस, बाय द क्रिटिक्स. ठीक है, सो आगे बात करते हैं. देन रोमांटिसिज्म और द रोमांटिक मूवमेंट और द रोमांटिक एरा, that is an artistic, literary or musical and intellectual movement that originated in Europe towards the end of the 18th century. ठीक है, मीन्स ये तो अभी तक हम लोगों ने जो बात की वो एक जनरल इंट्रोडक्शन था, बट नाउ हियर रोमांटिसिज्म एज मूवमेंट. सो रोमांटिसिज्म एज मूवमेंट वाज अ मूवमेंट in the field of art, in the field of literature, in the field of music, and it was an intellectual movement that was originated in Europe. ठीक है, not in England but in Europe, that is in several countries. There are Germany, France and other countries also that was involved in the emergence of the romanticism. ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज जो हैं यूरोप की वो इसके इमरजेंस से जुड़ी हुई हैं. ठीक है, its peak was in the approximate period from 1800 to 1850. तो approximate time जो इसके पीक का टाइम माना जाता है that is the 1800 to 1850. means कि the first part of the 19th century is actually the peak of romanticism. ठीक है, romanticism was characterized by its emphasis on emotion. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यहां से आप लोग इसको मार्क कर सकते हैं. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज एम्फेसिस ऑन इमोशन,
That is, Romanticism has its emphasis on emotion and individualism. Individualism is another characteristic of Romanticism. That is, clandestine literature, idealization from of nature, suspicion of science, and industrialization, the glorification of the past with a strong preference for the medieval rather than the classical. मीन्स कि एक जो ग्लोरिफिकेशन ऑफ द पास्ट है, एंड ग्लोरिफिकेशन ऑफ द पास्ट किसका? दैट इज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द medieval. That is, what is medieval? Medieval ages, that is, begin sometimes in medieval ages किसको कहते हैं? 1066 to 1500, ठीक है, इसको कहा जाता है मिडिल एजेस, मिडिल एज और मेडिवल इंग्लिश पीरियड, ठीक है, इसी को मेडिवल इंग्लिश पीरियड या मिडिल एजेस कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि किसको ज्यादा तवज्जो दी जाती थी? मेडिवल फेज को, मेडिवल ईयर्स को, मेडिवल एज को, ना कि क्लासिकल्स को, ठीक है। ग्लोरिफिकेशन ऑफ मिडिल एजेस मींस दे gets their inspiration from the middle ages. That's why romanticism can be seen as the revival of the middle ages, okay? When romanticism is seen as revival, then it is seen as the revival of the middle ages. And when romanticism is seen as reaction or revolt, then it is seen as reaction and revolt against classicism or neoclassicism, or the use of heroic couplet, ठीक है। heroic couplet के यूज neoclassicism और classicism as movement, इनके अगेंस्ट एक रिवाइवल था, सॉरी, इनके अगेंस्ट एक रिवोल्ट था, इनके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स था, जबकि romanticism was a revival of the middle ages. Lot of genres and stanza forms were revived and used by the romantic poets in this time, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे जॉनरास थी, बहुत सारे ऐसे स्टैंजा फॉर्म्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल बैलेड्स वर यूज्ड, एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय द रोमांटिक पोएट्स, ठीक है। दे यूज टार्जा रिमा, दे यूज ओटेवा रिमा, दे यूज Chaucerian stanza. Lot of the Middle Ages stanza and rhyming pattern and writing style was imitated and revived by the romantic authors, ठीक है। तो इनके द्वारा इसको रिवाइव किया गया। आगे बात करें, देन इट वाज पार्टली अ रिएक्शन टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। तो जो वहां पर एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ भी एक रिएक्शन था ये। दैट इज, इस बात में ये विक्टोरियनिज्म को भी सिमिलर करेगा, बिकॉज विक्टोरियनिज्म is also a reaction against the industrial revolution, ठीक है। बट विक्टोरियन एरा के टाइम में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज ऑन इट्स पीक, एंड in the time of romanticism, industrialism or industrialization movement was in its beginning, ठीक है। so it was also can be seen as a reaction to the industrial revolution, ठीक है। जो औद्योगिक क्रांति हुई थी इंग्लैंड में, उसके खिलाफ भी इसको एक रिएक्शन के रूप में देखा जा सकता है। विलियम ब्लेक की जो पोएट्री आप पढ़ेंगे, दैट उसे आप एक क्लियरली देख सकते हैं कि ही वाज वेरी अगेंस्ट and he has given a lot of response against the industrial revolution. His poem Chimney Sweepers is a great reaction against the industrial revolution, ठीक है। आगे कहते हैं the social and political norms of the age of enlightenment means this is also a reaction against the age of enlightenment, that is also known as the age of neo-Augustan or neoclassical era, or the age of prose and reason, and the scientific rationalization of nature, ठीक है। It was embodied most strongly in the visual arts, music and literature. Means this romanticism as a movement can be seen especially in the three areas, that is visual art
and music. The third one is literature. But had a major impact on historiography, education, chess, social sciences and natural sciences. ठीक है, बेसिक जो इसका इमर्जेंस हुआ, एम्बॉडीमेंट हुआ, वो तीन फील्ड्स में हुआ, थ्री आर्ट्स फील्ड्स में हुआ, दैट इज आर्ट में हुआ, म्यूजिक में हुआ, लिटरेचर में हुआ। बट इसका जो इम्पैक्ट है वो हिस्टोरियोग्राफी, एजुकेशन, चेस, सोशल साइंसेस एंड नेचुरल साइंसेस, इन सब पर भी पड़ा। ठीक है, इट हैड अ सिग्निफिकेंट एंड कॉम्प्लेक्स इफेक्ट ऑन पॉलिटिक्स with romantic thinkers influencing conservatism, liberalism, रेडिकलिज्म एंड नेशनलिज्म। ठीक है, और साथ ही साथ इसका जो एक पॉलिटिक्स पर भी बड़ा इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट पड़ा, बहुत कॉम्प्लेक्स इम्पैक्ट पड़ा, बिकॉज की जो रोमांटिक थिंकर्स थे उन्होंने उस समय के जो भी पॉलिटिकल मूवमेंट्स थे, चाहे उनको कंजर्वेटिज्म कहा जाए, लिबरलिज्म कहा जाए और रेडिकलिज्म कहा जाए, नेशनलिज्म कहा जाए, उन सभी मूवमेंट्स को रोमांटिक थिंकर्स ने बहुत ही प्रभावित किया, सॉरी, बहुत ही प्रभावित किया, जिसकी वजह से ये रोमांटिसिज्म हैज लॉट ऑफ इम्पैक्ट एंड इफेक्ट ऑन द देन पॉलिटिक्स। उस समय की वर्तमान पॉलिटिक्स पर भी इसका बड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, द मूवमेंट वॉज रूटेड इन जर्मन इस्टम एंड डंग मूवमेंट। जर्मनी में एक मूवमेंट था इन द लेटर 18th सेंचुरी। कब था? टाइमिंग आप लिखना चाहें तो लिख लें, लेटर 18th सेंचुरी। ठीक है, लेटर 18th सेंचुरी में देयर वाज अ मूवमेंट दैट इज नोन एज स्टम एंड डंग। ठीक है, दिस इज वर्ड अन, यू एन डी, दैट इज एंड। ठीक है, स्टम एंड डंग मूवमेंट was flourished in Germany, and this movement has the root of the emergence of the romanticism, and the events and ideologies of the French Revolution were also proximate factors। ठीक है, तो रोमांटिसिज्म पर फ्रेंच रेवोल्यूशन और उसकी जो आइडियोलॉजीज हैं, उसके जो इवेंट्स हैं, उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। आप विलियम वर्ड्सवर्थ की एक लाइन याद रखिएगा, इट वॉज वेरी हेवन, हेवन टू बी यंग। ठीक है, लाइन, इसमें एक लाइन और है, जरा सा 1 मिनट का समय दीजिए तो हम उसको भी बता देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हाँ, लिखिएगा लाइन, ये दोनों लाइन में लिखता हूं। ठीक है, ब्लिस इट वॉज, ब्लिस इट वॉज in that dawn to be alive, but to be young was very heaven। ठीक है, किसके लिए कहा है इसको? कहा है इन्होंने इन द प्रेल्यूड, द प्रेल्यूड। ठीक है, अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन,
ठीक है, बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने फेमस इपिक पोएम द प्रेल्यूड में फ्रेंच रेवोल्यूशन की इंपॉर्टेंस के विषय में ये दो लाइन लिखी। ब्लिस इट वाज इन दैट डॉन टू बी अलाइव। मतलब जिस समय वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, उस समय जो लोग थे, उस समय जो लोग उसमें थे, दैट वाज वेरी ग्रेट थिंग, एंड टू बी यंग वाज वेरी हेवन। और जो लोग उस समय यंग थे, यूथ थे, जिन्होंने उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, दैट वाज वेरी हेवन, दैट वाज वेरी वेरी ग्रेट। ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंस बताई विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी प्रेल्यूड में, किसकी, दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन की। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का बड़ा ही ग्रेट इम्पैक्ट देखने को मिलता है इस रोमांटिसिज्म पर। सो अभी तक का जो डिस्कशन हम लोगों ने किया, दिस वाज अबाउट रोमांटिसिज्म स्पेशली इन जनरल सेंस। रोमांटिसिज्म को अगर हम जनरल सेंस में समझें तो दिस इज द रोमांटिसिज्म, ये पूरी बात रोमांटिसिज्म है। बट इफ वी टॉक romanticism in English literature, then it especially begins sometimes properly in 1798 or 1790s. So romanticism in English literature began in 1790s with the publication of the lyrical ballads of William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge. तो इंग्लिश लिटरेचर में अगर हम लोग रोमांटिसिज्म की बात करें, then it began with the publication of lyrical ballads. And remember, second thing, romanticism in England is actually not like a movement. It was not a movement at all. It was actually a kind of literary period, literary genre, literary literary period कह सकते हैं, literary age कह सकते हैं. Means in that time some particular writers were involved in a particular kind of writing. So it was not a kind of movement in England. And Wordsworth preface to the second edition, 1800, of lyrical ballads, in which he described poetry as the spontaneous overflow of powerful feeling, becomes the manifesto of the romantic movement in poetry. और ये जो लिरिकल बैलेट्स था, उसका एक प्रीफेस लिखा विलियम वर्ड्सवर्थ ने, जो कि इसके 1800 एडिशन के साथ पब्लिश हुआ। एंड दिस preface defines poetry as the spontaneous overflow of powerful feelings. ठीक है, and this preface is considered as manifesto of the romantic movement in poetry in England. ठीक है, सो ये बातें थी। अगर और इस रोमांटिक मूवमेंट्स, स्पेशली रोमांटिक राइटर्स इन, या फिर अगर बात करें राइटर्स ऑफ द रोमांटिक पीरियड, तो उनमें 6 नाम आप क्रम से याद रखेंगे, कई बार हम बता चुके हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ। नंबर 2 एस.टी. कॉलरिज। नंबर 3 रॉबर्ट साउदे। नंबर 4 लॉर्ड बायरन। नंबर 5 पी.बी. शेली। नंबर 6 जॉन कीट्स। ये सारे के सारे क्या हैं? ऑल दीज आर पोएट्स। ठीक है, ये सभी पोएट्स हैं। इनके अलावा चार्ल्स लैम्ब, ठीक है, ये एसेइस्ट हैं। ठीक है, इनका भी नाम आपको याद रखना है। ही इज आल्सो रिलेटेड टू रोमांटिक पीरियड। इनके अलावा एक आध नाम और है, हाँ, सर वाल्टर स्कॉट। सर वाल्टर स्कॉट,
ठीक है, ही इज अ नॉवेलिस्ट एंड जेन ऑस्टिन। जेन ऑस्टिन, एक मिनट में कंफर्म कर लूँ। जेन ऑस्टिन के नाम में मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूँ कि इसी टाइम में है या अलग। ठीक है, ठीक है, सही है, जेन ऑस्टिन। ठीक है, जेन ऑस्टिन, ये भी क्या है, नॉवेलिस्ट है। ये सारे नाम जो हैं स्पेशली एसोसिएटेड विद ब्रिटिश रोमांटिसिज्म, इन सबका जो संबंध है ब्रिटिश रोमांटिसिज्म से है। एंड स्पेशली द स्पेशली Williams Wordsworth can be seen as the founder of the Romanticism in England. He defines poetry as an spontaneous overflow of feelings. ठीक है, and he was the poet and critic who supports the language of writing that is of common man. Means William Wordsworth says that the language of poetry must be the language of the common man. And apart from others, that is S.T. College, who wrote Biographia Literaria, a very famous critical work. And in his Biographia Literaria, S.T. College discusses fancy and imagination in English literature or in literature. ठीक है, S.T. College ने literature में fancy और imagination की बात की. And P.B. Shelley can be seen as very revolutionist poet, बड़ी रेवोल्यूशनरी पोएट के रूप में पीबी सेली को देखा जाता है. एंड जॉन कीट्स इज कंसीडर्ड एज द पोएट ऑफ ब्यूटी और हेलेनिस्ट पोएट. ठीक है, जॉन कीट्स को पोएट ऑफ ब्यूटी कहा जाता है. मींस ही इज एक्चुअली द बेस्ट पोएट ऑफ ब्यूटी. एंड ऑल दीज पोएट्स along with makes the whole romanticism, the whole romantic period in English literature. अगर और भी वर्क्स की बात करें और भी फीचर्स की बात करें, दे बिलीव्स इन middle ages and they try to revive the genres and writing patterns of the middle ages. They revive the tarza rima. For example, pb Shelley writes his very famous renowned poem ode to the west wind in tarza rima. They writes ballads. For example, S.T. Coleridge's famous ballad "The Rime of the Ancient Mariner," and John Keats' famous ballad that is "La Belle Dame Sans Mercy." Along with ballads, they wrote odes. John Keats wrote six most famous odes, and his only six odes make him a very acclaimed poet. And not only John Keats, but William Wordsworth himself has written a lot of odes and very fantastic ode. S.T. College also has written great odes. So they have revived the poetic genres of the Middle Ages, and they have a revolt against the feelings, against the things, against the ideologies of neoclassicism. They opposes the use of heroic couplet. ठीक है, इन लोगों ने हीरोइक कपलेट के यूज को जो है अपोज किया. ठीक है, दे वर राइटिंग इन एनी जॉनरा, नॉट इन हीरोइक कपलेट. एंड they want to present real nature. They want to give the description of real nature, not an artificial nature, not a room poetry, not an urban poetry. Romantic poetry is kind of rural poetry, the poetry of common man in the language of common man. They don't use artificial things, artificial description of things, but they present something that is very real in nature. Or even they are very nearest to idealist conditions. They present an ideal condition of nature. For William Wordsworth, nature is very humble mother.
ठीक है. सो ही हैज प्रेजेंटेड नेचर इन वेरी fantastic manner, very realistic manner, and personal experiences of nature. William Wordsworth writes in his poem Daffodils, and he begins the poem Thousands at a Glance. And his famous poem Tinton Abbey is actually the description of his visit to the place Tinton Abbey. And he was remembering that 5 years earlier, 5 years prior, he has visited the place, and now he is visiting again with his sister Dorothy Wordsworth. ठीक है, तो अपनी सिस्टर डॉरथी के साथ वो उस प्लेस को फिर से बिगिन कर रहे हैं. तो ये सारे जो राइटर्स हैं, इनकी जो स्पिरिट्स हैं, दिस इज द रोमांटिसिज्म in English literature and romanticism in general. ठीक है. Now if you have any question, just raise your hands and you can ask. अगर आपका जो नेटवर्क स्पीड है ठीक ठाक है. स्पॉन्टेनियस मीन्स, चलिए अभी तक हमने आपका कमेंट नहीं देखा था एक भी, इन सब का आंसर दे देते हैं. हाँ, जो अभी 1898 1798 ये मैंने क्लियर कर दिया था, सॉरी फॉर दैट. ठीक है, वो स्लिप हो जाता है 1718 कभी कभी. ठीक, एंड वो मैंने क्लियर कर दिया आपको. देयर आफ्टर अंकिता ने पूछा सर व्हाट इज क्लैंडस्टाइन लिटरेचर. एंड अच्छा, वाटर लिख दिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्कुल, बहुत अच्छा. वाल्टर, ये वाल्टर हो जाए, WALTER, वाल्टर. फिर से मैंने वही लिख दिया, TER, वाल्टर स्कॉट. ठीक है. और नेक्स्ट, स्पॉन्टेनियस मीन. स्पॉन्टेनियस आप सीधे सीधे ऐसे समझिए, स्वतः. ठीक है, मतलब जब आप बहुत प्रयासरत नहीं हो किसी चीज की, मीन्स जैसे ऐसे समझिए कि सेली ने कहा था कि, सॉरी, जॉन कीट्स ने कहा था कि पोएट्री शुड कम्स एज लीव्स कम टू द ट्रीज. ठीक है, जो पोएट्री है वो ठीक वैसी आनी चाहिए जैसे लीव्स जो है ट्रीज पर आती हैं. तो जैसे लीव्स को ट्रीज पर ग्रो होने में किसी प्रकार के प्रयास की जरूरत नहीं होती है, ठीक उसी तरीके से जो है पोएट्री में किसी प्रयास की जरूरत नहीं होनी चाहिए, किसी प्रयास की बात नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो वो कहते थे दैट इज पोएट्री इज एन स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स दैट वाज रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. ठीक वैसे समझिए जैसे आप कहीं गए घूमने. ठीक है, तो वहां जब घूमने गए और घूम घाम करके लौटे, और अब वहां के जो एक्सपीरियंसेस थे उसको अब आप जो है ट्रैंक्विलिटी में है, अकेले में है, शांति में बैठ करके अब उन पर आप जब मनन चिंतन कर रहे हैं, उन इमेजेस को आप याद कर रहे हैं, तब वहां से जो स्पॉन्टेनियसली जो है एकदम साफ साफ तरीके से, आसानी से, ठीक है, अगर एग्जैक्ट मीनिंग की बात की जाए तो शब्द सह मीनिंग इसको कहेंगे आकस्मिक रूप से या सहज रूप से. ठीक है, तो जो बिल्कुल सहज रूप से बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के सीधे सीधे निकल आए, मींस जैसे आपको कोई फीलिंग्स आई और उन फीलिंग्स से आपके मन में एक विचार उठा, एक भाव उठा, और वो भाव आपने कागज पे उतार दिए. दैट इज द पोएट्री अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ. लेकिन दिमाग में ये बात ध्यान में रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ ही है, एग्जैक्टली पोएट्री ये चीज नहीं है. बिकॉज कि अगर पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स, जैसा ये जो मैं बता रहा हूं, ये बेहरा सर का एक्सप्लेनेशन है. ठीक है, बेहरा सर ने कहा था कि दैट इज इफ पोएट्री इज एन स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स, देन व्हाई देयर इज नीड ऑफ करेक्शन, व्हाट इज द नीड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स. स्पॉन्टेनियस है तो उसको फ्लो होने दीजिए, जो एक बार में निकल गया वो निकल गया, दैट इज द पोएट्री. तो वहां पर वर्ड्स के करेक्शन की क्या जरूरत है, या फिर जो उसमें वर्ड्स में चेंजेस की क्या जरूरत है. तो ये जो है वर्ड्सवर्थ की थियरी थी, दैट इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स एंड पोएट्री मस्ट बी इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन. ये जो विचार हैं ये विलियम वर्ड्सवर्थ के हैं. ठीक,
लेकिन बाद के क्रिटिक्स ने इसका खंडन भी किया है, एग्जैक्टली यही चीज नहीं है। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन, अंकिता का क्वेश्चन है, क्लैंडस्टाइन लिटरेचर। क्लैंडस्टाइन लिटरेचर का मतलब एक्चुअली वर्ड जो है क्लैंडस्टाइन, ठीक है, क्लैंडस्टाइन जो वर्ड है उसका जो मीनिंग है, क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है गैर कानूनी, गुप्त या सामान्यतः गैर कानूनी। ठीक है, तो जो गुप्त रूप से रखी गई चीजें हैं उनसे संबंधित जो लिटरेचर है वो, उसका यहां पर सेंस है क्लैंडस्टाइन लिटरेचर का। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक, आई एम वेटिंग फॉर एनी डाउट। अगर आपके पास कोई डाउट है देन यू कैन जस्ट रेज हैंड। रेज हैंड का ऑप्शन दिख रहा है ना, एक मिनट, हाँ दिख रहा है। ठीक है, आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, मतलब रेज हैंड करके आप बोल करके भी पूछ सकते हैं, और अगर लिख करके पूछना चाहें तो लिख करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, दैट इज द थिंग। हाँ, आज की जो क्लास है ना, इसको मैंने ट्रायल मोड पे दी थी, मीन्स कि ये कोई भी देख सकता है, जैसे कि जो कोर्स परचेज किया है, जो नहीं किया है, दोनों लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत दिन के बाद मैंने ऐसा किया है। चलिए, और किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं है? जस्ट गिव मी अ साइन, अ सिग्नल, सो दैट आई कैन एंड द क्लास। बिल्कुल हरी, कैन वी से escapism is also a feature of romanticism? बिल्कुल, escapism is also a feature of romanticism। ठीक है, escapism भी romanticism का एक फीचर है, बिकॉज जैसे आप इसका बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं इन द पोएट्री ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ and John Keats. William Wordsworth escapes to nature, and John Keats, in his Ode to Nightingale, want to escape in the uh, word of the nightingale, from where the nightingale comes, that is the land of all kind of peace and happiness। ठीक है, तो वो ये जो रोमांटिक राइटर्स हैं, दे वांट टू एस्केप, दे हैव टेंडेंसी टू एस्केप फ्रॉम दिस वर्ड टू द आइडियल वर्ड। ठीक है, दैट इज एस्केपिज्म इज आल्सो अ टेंडेंसी ऑफ रोमांटिसिज्म। ठीक है, एस्केपिज्म भी इसी का सर, कैन वी यूज जनरल सेंस ऑफ रोमांटिसिज्म टू डिफाइन इट? सेंस ऑफ रोमांटिसिज्म आर वी यूज डिफाइन। देखो, सीधी सी बात, जब भी रोमांटिसिज्म आपसे पूछा जाएगा तो एक तो सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन देना होगा ना। तो रोमांटिसिज्म क्या है वो आप बताएंगे तो जनरल सेंस में, जनरल तरीके से, जो ऊपर का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हमने दिया वो आप देंगे। देयर आफ्टर इंग्लिश लिटरेचर के साथ रोमांटिसिज्म क्या है, कैसे है, इन राइटर्स का डिस्क्रिप्शन और उसके फीचर्स पर चर्चा आप लोग तब करेंगे। ठीक है, नोट्स शायद, अच्छा इसका भी नहीं अपलोड किया है मैंने। ठीक है, बाकी नियो क्लासिसिज्म तक का अपलोड कर दिया है, विक्टोरियन कंप्रोमाइज भी अपलोड कर दिया, जो कि हम कल पढ़ाने वाले हैं। वैसे विक्टोरियन कंप्रोमाइज का जो नोट्स है मैंने हिस्ट्री की बुक से अपलोड किया, थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ पड़ सकता है। ठीक है, हम उसको इजी करके समझा देंगे, काम आपका चल जाएगा। किरण, किरण का एक कोई क्वेश्चन था, रुकिए, हाँ किरण, हाँ किरण अब पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? जी, हमें लगता है सुन नहीं पा रही। चलिए, हमें लगता है उन तक या तो आवाज़ पहुंच नहीं रही, या तो किसी दूसरे काम में बिजी हो गई है। सो आज की क्लास यहीं तक। ठीक है, और चलते हैं, कल मिलेंगे, और विक्टोरियन कंप्रोमाइज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि 9 से 10 क्लासेस लगभग आपकी थर्ड पेपर पर अभी होनी है। ठीक है, 1 से 2 क्लास आपकी लगेगी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में,
और जितने टॉपिक्स इसमें बचते हैं उतनी क्लासेस आपकी होंगी। और जैसे कितने कितने टॉपिक्स बचे हैं भाई, एक विक्टोरियन कंप्रोमाइज हो गया, ठीक है, विक्टोरियन कंप्रोमाइज के बाद प्री रेफलाइट मूवमेंट, मॉडर्निज्म 3, द मूवमेंट 4, एब्सर्ड 5, न्यूकर्सम 6, 7, 8, 9, ये 9 टॉपिक हैं। तो 9 क्लासेस पे दो टोटल 11 क्लासेस आपकी थर्ड पेपर पर होनी है। कल की क्लास हम लोग करेंगे विक्टोरियन कंप्रोमाइज पर। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे कल शाम के 7 बजे और डिस्कस करेंगे विक्टोरियन कंप्रोमाइज। थैंक यू।